मैं एक ही प्रोग्राम में एरे भी यूज कर सकता हूँ, पॉइंटर भी यूज कर सकता हूँ, फंक्शन कॉल भी कर सकता हूँ और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से आप इसको आराम से, समय है तो बिल्कुल सब कुछ करो। मैं तो चाहता हूं कि आप 100% सिलेबस करके जाओ, पर अगर नहीं है कि 90% क्वेश्चंस जो हैं NATI 2021 ऑनवर्ड्स MSQ आए, तो फिर आपका गेट में 60 मार्क्स जो हैं, लॉजिक गेट्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो आपको COA और अच्छे समझ में आएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं PW गेट वाला चैनल पे। गेट 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और उन सारे स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की है क्योंकि समय कम था, उनको अब चिंता हो रही होगी कि अब कैसे हम क्या करेंगे और किस तरीके से मार्क्स स्कोर करेंगे। देखो, गेट कोई भी एग्जाम आप लिखो, आगे आने वाले ईयर्स में भी अगर कोई बच्चा गेट एग्जाम लिख रहा है और उस वीडियो को देख रहा है, तो एक बात जान लीजिए कि 90% क्वेश्चंस जो हैं वो 60% सिलेबस से ही आते हैं। और उस सिलेबस को अगर आप मार्क डाउन कर लें और उसको अच्छे से कवर करके उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर फिर भी कर सकते हैं। इस सेशन में मैंने और पूरी टीम ने मिलके पिछले सालों का, जितने भी साल से गेट अच्छे से कंडक्ट हो रहा है नए पैटर्न के साथ में, अच्छे से मतलब नए पैटर्न के साथ में, 2009 ऑनवर्ड्स सिलेबस चेंज हुआ, 2014 ऑनवर्ड्स NATI 2021 ऑनवर्ड्स MSQ आए, तो ये सारे पैटर्न्स को एनालाइज करके और 30 ऐसे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स का मिला के और मार्क डाउन किए हैं, जिनसे 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। अब इन टॉपिक्स को आप, चैप्टर्स, टॉपिक्स जो भी आपके नाम यहाँ पे दिखाए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, अगर इनको आप अच्छे से कवर कर लो तो फिर आपका गेट में 60 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो सकते हैं। अब ये अच्छे से करने का मतलब क्या है कि गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए उस टॉपिक से, तो वो आपसे बने, इतनी प्रैक्टिस, इतनी मेहनत उन पे आपको करनी होगी। चलिए क्विकली उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे कोर्सेस COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, किसी कोई इसे CO के नाम से जानता है, कोई CA के नाम से जाता है, कोआ, काओ, जो भी नाम जानते हो। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंस्ट्रक्शंस, पाइपलाइन और कैश मेमोरी, और IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये 4 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स कैश मेमोरी काफी बड़ा है, बाकी ये 3 टॉपिक बहुत छोटे हैं। ये तो लगभग 2 से 3 घंटे में आप पढ़ सकते हो। और आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो 2021 से अभी तक के सारे पेपर के सारे सेट में एक क्वेश्चन IEEE का आ ही रहा है पिछले कुछ 5-6 सालों से। तो ये एक 2-2.5 घंटे का एक अच्छा टॉपिक है जो आप कवर कर सकते हो और आपको 1 से 2 मार्क्स तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएगा। फिर अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और शेड्यूलिंग, ये 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है। ये भी अगर आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी और वो बाइनरी से रिलेटेड जो कन्वर्जन्स है वो समझ में आते हैं, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहीं पे एक वर्चुअल मेमोरी और पेज रिप्लेसमेंट का भी कंसेप्ट निकल के आता है, जो बहुत इजी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर, इसलिए बच्चे इसको जाते नहीं है। तो अगर आपके पास समय कम है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, बट फिर भी ये श्योर शॉट टॉपिक तो है जहां से हर बार लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट बात करेंगे एल्गोरिदम्स की। तो एल्गोरिदम में एक सॉर्टिंग, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ग्राफ, ये 3 टॉपिक हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मतलब आता ही आता है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म्ड आना है कि कोई ना कोई या तो रिकरेंस रिलेशन दे रखा होगा, या फिर कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी, या एक प्रोग्राम दे रखा होगा, या कोई सिनारियो दे रखा होगा और वो पूछा होगा कि इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो, फिर आपको वो निकालनी होगी। ये हर बार लगभग आता ही आता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो हैं, ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कॉलेज में भी आता है और इसका लर्निंग जो है बच्चा अपने प्लेसमेंट के लिए भी करता है। तो ये क्या है ना, बहुत पॉपुलर सी डिस्कशन होती है कॉलेज में भी, आप पढ़ते हो बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये आपको वेल नोन होता है काफी सारे बच्चों को। उसमें थोड़ा सा आप घुसना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको गेट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा घुस के और थोड़ा सा उसकी डिटेल पढ़ के और इसको आप आसानी से अपने ग्रैब कर सकते हो। फिर आती है ग्राफ एल्गोरिदम्स। ग्राफ एल्गोरिदम से भी
क्वेश्चन जो है बन जाता है। और यहाँ से क्या है ना, थोड़ा सा लगता ट्रिकी है, बट इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो वो क्वेश्चन जो है आसान लगने आपको लगेगा। फिर बात करें डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस में क्या है ना, रिलेशनल एल्जेब्रा और एसक्यूएल की क्वेरी में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इंडेक्सिंग और ट्रांजैक्शन को एक ही आप मानिएगा, इन दोनों में से कोई एक करो, दोनों मत करो, कोई एक, या तो इंडेक्सिंग करो या ट्रांजैक्शन। मैं बोलूंगा आप इंडेक्सिंग करो, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। और नॉर्मलाइजेशन और उससे रिलेटेड जो रिलेशनल कैलकुलस, सॉरी नॉट कैलकुलस, रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड जो चीजें आती हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, प्लस कीज कैसे निकालते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एफडी से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डीबीएमएस का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये नॉर्मलाइजेशन, जो कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। बच्चों को एग्जाम के लिए, जो कॉलेज की एग्जाम होती है उसके लिए भी अच्छे से पता होता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑफकोर्स गेट के लिए छोटी मोटी ट्रिक्स और थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है और आपका काम जो यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, ओके ज्यादा निकल गए आगे, डिस्क्रीट मैथ की बात करें। डिस्क्रीट मैथ जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ में मिलके 13 मार्क्स का आता है। तो मैं कहूंगा इसको सबसे लास्ट में टेकल करो आप, कि अगर बाई चांस आपसे ये छूटता भी है तो इसका एक आध टॉपिक कर लिया, वरना रहने दिया, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ 6 से 7 मार्क्स का और बाकी का ये 6 से 7 मार्क्स का, ऐसे करके 13 मार्क्स मैथ और इंजीनियरिंग मैथ मिलके आते हैं। अब अगर 6 से 7 मार्क्स के लिए आपको 100 आवर्स का कोर्स कवर करना पड़े तो डेफिनेटली हम इसको लास्ट प्रेफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे ही नहीं, समय है तो बिल्कुल सब कुछ करो। मैं तो चाहता हूं कि आप 100% सिलेबस करके जाओ, बट अगर नहीं है तो उसको लास्ट में टेकल कर सकते हो। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, उनको नेचुरली मैथ समझ में भी आता है और उनसे क्वेश्चन जल्दी भी बनते हैं, तो उनके लिए डिस्क्रीट मैथ जो है वरदान टाइप है कि क्विकली उनसे चीजें क्लियर भी होंगी, समझ में भी आएंगे, उनसे क्वेश्चन भी बनेगा। ग्राफ थ्योरी, ये ग्राफ और वो वाला ग्राफ थोड़ा अलग अलग है, वहां पे ना ग्राफ की एल्गोरिदम्स आती हैं, यहाँ पे ग्राफ थियरी आती है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना। तो ग्राफ थ्योरी जिससे एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। अब ये ग्राफ थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, बट यहां से क्या है ना, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना सकते हो आप लोग पीवाईक्यूज देख के कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो बनते ही बनते हैं, और उनको फिर आप टैकल कर सकते हो। सेट्स एंड रिलेशंस एंड प्रोपोजिशंस एंड प्रेडिकेट लॉजिक, अब इसमें क्या है, यहां से और यहां से जो सेट्स एंड रिलेशंस के क्वेश्चन बनते हैं, अगेन टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा है तो आप इजी टॉपिक्स को कम से कम कवर यहां से कर सकते हो। थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, मेरे लिए ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है अलग अलग बच्चों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो। मेरे लिए थियरी ऑफ कंप्यूटेशन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है या सब्जेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं आते या बहुत ज्यादा डायनामिक वैरायटी के नहीं आते जैसे कि सीओए ओएस में आते हैं। डायनामिक वैरायटी मतलब कुछ भी रैंडम सा ऐसा अजीब सा क्वेश्चन उठा दिया जो कभी देखा ही नहीं, जिसकी भाषा अलग है, जिसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग है, एकदम डिफरेंट। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। टीओसी में देखे दिखाए क्वेश्चन या देखे दिखाए पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपने अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के आपने 100-50 क्वेश्चन अगर सॉल्व करे हुए हैं तो कोई एक नया क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न जो है मिलता जुलता ही रहेगा जो आपने क्लास में किया है उससे। तो ये क्या है ना, स्कोरिंग कोर्स है। यहाँ पे आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, मेनली प्रैक्टिस में, यहाँ रिवीजन से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपसे इसके क्वेश्चन जल्दी बनने लगेंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए और लैंग्वेज डिटेक्शन, ये 3 टाइप की टॉपिक्स आप यहाँ से कर सकते हैं, और एक एक करके अगर आप करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, और थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस से आप इसको आराम से अपने ग्रैब में कर सकते हो। अब बात आती है कंपाइलर डिजाइन की। देखो, कंपाइलर डिजाइन वैसे ही 2 से 3 मार्क का सब्जेक्ट है और इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लिमिटेड ही सिलेबस है। अगर आप पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे तो बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट कवर करने से हमें मिलेगा क्या, 3 मार्क्स। तो अगर 3 मार्क हमें एक पूरा टॉपिक कवर करने में मिल रहा है और इजी टॉपिक है तो वो हम करेंगे। ऐसा आप थोड़ा सा ना जजमेंट बिठा सकते हो कि आपका एक्चुअल में कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेल नोन है आपके कॉलेज के हिसाब से या आपके प्रीवियस प्रिपरेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से आप कोर्सेज को ले सकते हो। कंपाइल्ड डिज़ाइन आपको अगर अच्छा लगता है या उससे रिलेटेड आपको
पता है, टीओसी आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो उसी के बेसिस पे आप सीडी भी आगे जाके उसको यूज करेंगे। तो आप वहां पे पार्सर और एक सिंटेक्स ट्रांसलेशन का एक एसडीटी होता है, डेफिनेशन एंड ट्रांसलेशन जो होता है वो आप क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। पहले आप ये ले लो, क्योंकि इससे क्या है, इजी क्वेश्चन बनते हैं या देखे दिखाए पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं और जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद आप पार्सिंग को ले सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लंबा लंबा क्वेश्चन बनता है जो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। तो इसको आप लास्ट में टैकल कर सकते हो। डिजिटल लॉजिक कंप्यूटर साइंस में स्पेशली कम वेटेज का सब्जेक्ट है, और इसकी यूटिलिटी जो है सबसे ज्यादा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, कंप्यूटर नेटवर्क में जो नंबर सिस्टम यूज होता है उनमें काम आता है। जैसे सीओए को आपको समझना है तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक गेट्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो आपको सीओए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत काम आता है। तो ये डिजिटल से जो लर्निंग होती है ना, वो दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा काम आती है। और गेट एग्जाम की अगर बात करो तो एक नंबर सिस्टम, एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। बूलियन एल्जेब्रा, ये दो ना बहुत इजी टॉपिक्स हैं। इनको अगर आपने प्रैक्टिस किया ना तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और बहुत समय भी नहीं लगेगा इनको समझने में। अगेन, ये दोनों ना कॉलेज में भी पढ़ाए जाते हैं और अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, इजी टॉपिक्स है और बच्चों को समझ में भी आते हैं। तो अगर आपने कॉलेज में अपने इंजीनियरिंग टाइम में भी इनको पढ़ा है तो वहां से भी आप अच्छा इंस्पिरेशन लेके और जल्दी से कवर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट थोड़ा सा समय लगेगा आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा इन दो के कंपैरिजन में, बट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये 3 टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर की। मैं तो हमेशा इसी चीज के फेवर में रहता हूं कि भैया इसको तो तुम पूरा करो। क्यों? क्योंकि आगे जाके काम आएगा, प्लेसमेंट में भी काम आएगा, बीटेक एमटेक सब जगह प्लेसमेंट में काम आएगा। तो इसको तो अच्छे से पूरा करना चाहिए। सी प्रोग्रामिंग में ना पढ़ने लायक बहुत कम चीजें हैं, प्रैक्टिस लायक ज्यादा है। पढ़ने लायक आप देखोगे ना तो 20 से 22 घंटे में पूरा सी प्रोग्रामिंग का वो बेसिक कवर हो सकता है जो गेट में आता है, और उसकी थियरी आपको बताई जा सकती है। तो आप इसको पूरा ही पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग ऐसा ऐसा एक कंसेप्ट है जिसमें एक प्रोग्राम में सब कुछ मिक्स किया जा सकता है। मैं एक ही प्रोग्राम में एरे भी यूज कर सकता हूँ, पॉइंटर भी यूज कर सकता हूँ, फंक्शन कॉल भी कर सकता हूँ, मैं स्टैटिक वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ एक ही प्रोग्राम के अंदर। रिकर्शन भी लगा सकता हूँ एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो ये सी प्रोग्राम एक्चुअली ऐसा एक टॉपिक है जिसमें कोई टॉपिक सेग्रीगेट नहीं है कि एक क्वेश्चन आया एरे का तो एरे का ही आएगा, उस एरे में वो कुछ भी घुसेड़ सकते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन जो आएगा उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते टॉपिक वाइज कि यही टॉपिक आएगा या वो टॉपिक आएगा। बट फिर भी अगर आपने पॉइंटर्स और फंक्शन और उनसे रिलेटेड आसपास की जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब कर लिए हैं तो काफी हद तक आपका सी प्रोग्रामिंग कवर हो जाता है। अब फंक्शंस में स्टैटिक, ग्लोबल वेरिएबल एटसेट्रा एटसेट्रा जो आपकी स्टोरेज क्लासेस आती है उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रिकर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन में आप पास करते हैं पैरामीटर्स को तो पॉइंटर भी पढ़ना पड़ेगा कि पॉइंटर कैसे पास करते हैं, नॉर्मल वैल्यू कैसे पास करते हैं, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे होते हैं। फिर आप पॉइंटर की तरफ जाते हैं तो पॉइंटर प्लस पॉइंटर को दूसरी चीजों में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि एरे एटसेट्रा हुआ या स्ट्रक्चर हुआ। तो ये सारी चीजें आपको स्लोली स्लोली कवर हो ही जाएंगी। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सी प्रोग्रामिंग तो पूरा ही पढ़ लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें प्रैक्टिस अगर आप इनफ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, एक क्वेश्चन ट्री से पक्का आएगा, 101% श्योर हूं कि आएगा ही आएगा। फिर आपको हैशिंग से भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है एक आध साल बीच में मिस कर दिया हो, बट लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। स्टैक एंड क्यू नेक्स्ट टॉपिक है जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिंक लिस्ट मैंने इसलिए टॉपिक नहीं लिया क्योंकि उसके क्वेश्चन हर साल नहीं आते हैं, बट जब भी आते हैं अच्छे आते हैं। लिंक लिस्ट को समझने में थोड़ा सा बच्चों को समय भी लगता है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा समय भी लेता है, और मार्क्स जो हैं लगभग दूसरे सब्जेक्ट के बराबर ही आते हैं, 7 8 9 कभी कभी 10 आ जाते हैं, जितना कि सीओए से भी आ जाता है, कभी कभी टीओसी से भी आ जाता है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है और ऊपर से आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और मार्क्स बहुत ज़्यादा देता नहीं है। तो यहाँ से भी हमने 4 टॉपिक ही कवर करे हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि आईपी है, आईपी प्रोटोकॉल जो है वो, फ्लो कंट्रोल, टीसीपी और आईपी एड्रेसिंग। आईपी में आईपी एड्रेसिंग ये दोनों कवर हो जाएंगे, तो एक ही टॉपिक है वो एक्चुअली, आईपी और आईपी एड्रेसिंग। टीसीपी उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स और फ्लो कंट्रोल, इतना अगर आपने कवर किया आपका कम से कम
3 से 4 मार्क्स तो पक्का है, यहाँ से 5-6 मार्क्स भी आप कवर कर सकते हो, डिपेंडिंग कि अगर किसी साल एक क्वेश्चन ज़्यादा आ गया आईपी से, कि एक आईपी एड्रेसिंग का अलग आ गया और आईपी प्रोटोकॉल से कुछ और थियोरेटिकल क्वेश्चन टाइप बन गया, तो आपकी किस्मत। तो ये ऐसे हमने कुछ 30 टॉपिक्स आपके लिए निकाले, जिससे 60 मार्क्स का हर बार आता ही आता है। जो यहाँ हमने टॉपिक लिखे हैं, जो चैप्टर्स यहाँ लिखे हैं, अगर उन चैप्टर्स को आपने कवर कर लिया तो आपको डेफिनेटली यहां से 60 मार्क्स तो कवर होते हुए दिख रहे हैं। अब 60 मार्क्स कवर होने का मतलब क्या आपको मिल जाएंगे? नहीं, आपको सिर्फ 60 मार्क का पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पर आपको कब मिलेंगे? आपको वो तब मिलेंगे जब आप इनको पढ़ें, फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें। अब बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर वीडियो को तब देख रहे होंगे जब बहुत कम समय बचा है एग्जाम को लेके, और इनमें से काफी सारे टॉपिक्स वो कवर कर चुके हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि पहले अगर रिमेनिंग टॉपिक्स आपके हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, टीओसी, इन तीनों सब्जेक्ट को पहले कर सकते हो, इनके अगर रिमेनिंग टॉपिक्स आपके हैं तो, क्योंकि ये स्कोरिंग कोर्सेस हैं, इनसे क्वेश्चन बनाना आसान है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो हैं वो आते नहीं हैं। प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में भी सीखता है, उसके बाद सेकेंड ईयर में उसको यूज भी करता है डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम एक्सेट्रा के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टच में रहता है। इतना भी रहता है पर रहता तो है। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या होता है, देखे दिखाई चीज होती है, एकदम बिल्कुल ही अननोन है वैसा नहीं है। ऑफ कोर्स दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है कि एक टॉपिक है बिल्कुल ही अननोन है, जिसका सिर पैर एबीसीडी कुछ नहीं पता है बच्चों को, बट सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर ऐसी चीजें हैं जो कॉलेज में भी थोड़ी थोड़ी होती हैं और इनको सुना सुनाया होता है कि कम से कम टॉपिक का नाम तो याद है भाई हमें। तो अगर आपके पास मार्जिन है और ये बचा हुआ है तो पहले इन तीनों सब्जेक्ट को ले लो। और भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मैंने कॉलेज में पढ़ा था, जैसे डीबीएमएस हुआ या ओएस हुआ, और ये कॉलेज में अच्छा समझ में आया था, तो फिर आप उनको ले सकते हो नेक्स्ट। ऐसे करके आप अपनी प्लानिंग रिमेनिंग डेज की कर सकते हो, बट रिमेनिंग डेज में ज्यादा से ज्यादा अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आप टेस्ट लिख रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिस बढ़ाओ। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे टेस्ट के अलावा, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस की, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस की, आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे एग्जाम में, इट इज फॉर श्योर। क्योंकि एग्जाम में आप करते क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस ही अगर आप करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व होंगे, ज्यादा करेक्ट सॉल्व होंगे, ज्यादा एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल आपको प्रैक्टिस पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है टेस्ट के अलावा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, बेहतर स्कोर कर पाए कीट अपकमिंग एग्जाम में। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, ताकि हम उसके आंसर कर पाए। और एक चीज, अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप है विश्वदीप, स्पेलिंग देख लीजिएगा सर, ये आईडी है विश्वदीप सर पीडब्ल्यू के नाम से इसका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप अपने कमेंट्स ड्रॉप करेंगे तो आपको काफी सारे आंसर्स वहां से भी मिल जाएंगे। ओपन कम्युनिटी है, कोई पैसा नहीं लगेगा इसको कनेक्ट करने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप है। आपका फोन नंबर भी शेयर नहीं होगा, अगर आप शेयर नहीं करेंगे किसी से तो आराम से आप अपनी प्राइवेसी को अपने पास रख के भी इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।